अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज की जो बड़ी स्टोरीज़ है ना, वो काफ़ी क्रिस्पी भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं और कुछ मुज़हिका खेज़ भी हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें कुछ जो वज़ीर सेहत हैं, वफाकी वज़ीर सेहत हैं कादिर पटेल साहब, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान के जो टेस्ट आए हैं उनमें जो है नारकोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है और दिमागी जो सिचुएशन के कुछ टेस्ट हुए हैं वो भी कुछ गैर मुतज़लज़ल है, ठीक नहीं बताई जा रही। इसके अलावा मतलब जो एक टांग का फ्रैक्चर था उसके ऊपर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं कि वो भी कुछ बेहतर नहीं था। मतलब बेहतर की माना कि वो फ्रैक्चर था ही नहीं, लेकिन प्लस्तर लगा रहा। कितने दिन लगा रहा जनाब? 6 महीने। 6 महीने तक प्लस्तर ज़रूर लगा रहा, लेकिन अब वो जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि टांग में तो फ्रैक्चर ही नहीं था। क्या ये देखते हैं कि ये मेडिकल रिपोर्ट फेयर है या हाँ, एक सियासी तनकीद या सियासी निशानाबाजी पॉइंट स्कोरिंग है? जस्ट क्या देखते हैं आप मेरी इसको? दानिश में तो ये बस वही सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। और जैसे इमरान खान वो कहते हैं ना उसको गिरा लिया गया है, तो हम्म। अब वो भाई उसको उठने ना दें, तो हम इस तरह के जो टैक्टिक्स है ना वो यूज करके तो उसके खिलाफ एक और कैंपेन जो है ना वो ये भी शुरू कर दें। लेकिन इसमें इमरान खान की भी ये गलती है कि जब जब उनसे कहा गया है कि आप भाई जो टेस्ट है ना हम्म। वो आप किसी सरकारी हॉस्पिटल से करवाएं, हम्म। क्योंकि आपने जब भी कोई मुकदमा दर्ज करवाना हो, कुछ भी अगर आपने कोई भी सरकारी हवाले से करना है, तो उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है वो जरूरी होती है। तो इमरान खान साहब हर वक्त शौकत खानम शौकत जाते खान। हैं, मुझे इससे एतराज नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि अब उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, हाँ, ठीक है, तो अब ठीक है, फिर अब मतलब इसमें कि अगर वो पहले उन्होंने कोई किसी सरकारी हॉस्पिटल से अपना टेस्ट करवाया होता, उसमें ऐसी चीजें ना पाई जाती, अब वो चैलेंज कर सकते थे इसको हाँ, कि लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं इमरान खान इसको जस्ट सीरियस क्विकली लेंगे। आप बता दीजिए कि क्या सियासी जो है अमल अंदाजी, उसमें इसका कोई फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे नहीं लगता, मतलब हर बंदा हंस ही रहा है ना। इसमें दो तीन चीजें हैं, वो मैं आपको ना फर्दर थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म। कि एक तो उन्होंने कहा है कि इसका जो हमने यूरिन टेस्ट किया है ना, हम्म। उसमें अब जो है उसने कोकेन और जो बाकी नशावर मतलब के अदवी। शराब वगैरह, हम्म। तो उसका इस्तेमाल हुआ है। तो अब पीटीआई वाले जो है उनका तो ये कहना है कि मतलब ये जो यूरिन टेस्ट है या जो भी ये कह रहे हैं, इससे पहली बात तो ये है कि इससे मेंटल इलनेस का कैसे पता चल जाता है। उसने ये भी कहा है ना कि इमरान खान मेंटली अनफिट है, हम पागल ठीक है, करार दे दिया पागल उन्होंने। करार दिया अपनी तरफ से। लेकिन अब वो उनका क्वेश्चन वैसे वैलिड है, अगर उनका वो क्वेश्चन देखा जाए तो। अब उसका क्या रिबटल आता है ये तो उसको पता है। ठीक तो है। फिलहाल तो ये हंसने के लायक ही है, इससे ज्यादा मुझे ये कुछ नहीं लगता। अच्छा, आज ना पीटीआई के एक वो हैं इफ्तिखार दुरानी, क्या नाम उनका? इफ्तिखार दुरानी। इफ्तिखार दुरानी साहब, उनकी और साथ एक लेडी है। अब वल्लाहु आलम, जब तक वो साबित नहीं होती कि वो डीप फेक से बनाई गई वीडियो लीक्स हैं या वो ओरिजिनल है, लेकिन कुछ सहाफ़ी एक बड़ा ही अजीब किस्म का इंकशाफ कर रहे हैं। तो वो वीडियो लीक्स के ऊपर क्या है आज उनकी इंकशाफात? आज उनकी वीडियो लीक आई है। हम्म। और पहली बात तो ये है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है ना, इससे हम उस चीज को करेंगे कंडेम, यस। ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो किसी की भी ना जो उसकी प्राइवेट स्पेस है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये तो इंतहाई घटिया अमल है कि एक आपने वीडियो बनाई है, फिर आप उसकी वीडियो से उसकी फैमिली को प्रेशराइज करते हो। पहले ये टैक्टिक्स यूज हो चुका है जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हम्म। कि इफ्तिखार दुरानी को तोड़ने के लिए इस वीडियो का सहारा लिया गया है, ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है। और उनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया गया है, और जब वो नहीं माने तो एंड पे आके ये वीडियो लीक रिलीज की गई है, लीक ठीक की। है। दो चीजें हैं इसमें। जो दूसरा नैरेटिव है वो ये है कि जो पीटीआई के एक साहब हैं अजहर मशवानी, जो कि जो सोशल मीडिया को सारा हैंड करते हैंडल हैं। करते हैं। अब कुछ हलकों का ये कहना है कि अजहर मशवानी जो है उसके पास ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जो कि वो पीटीआई खुद, रहनुमाओं की। जी, पीटीआई रहनुमाओं की, और वो खुद ये वीडियोस जो हैं वो लीक करवाता है हम्म। उनको ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है। सही। तो ये दो इस पे नैरेटिव है। लेकिन क्विकली बताइए कि अजहर मिशवानी किस चीज के लिए ब्लैकमेल करेगा? उसमें दो तीन चीजें आ सकती हैं। हम्म। पहली बात तो ये है कि अजहर मशवानी उनमें ब्लैकमेल इस तरह कर सकता है कि उसको पार्टी के साथ इंटैक्ट रखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जाने लगा है, ठीक हम्म। है, उसको इन्हीं वीडियोस का सहारा दे के उसको रोका जा सकता है। रोका जा सके,
ठीक है। इसी तरह डिफरेंट ओहदों पे ये वीडियोस इस्तेमाल करके उन बंदों को कंट्रोल किया जा सके। सही। जैसा कि एक मिनट में बात ये बात करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सॉरी टू से इमरान खान वाहिद वजीर आजम था जिसने तैयबा गुल की वीडियोस रिकॉर्ड की और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करता रहा। तो ये घिनौना जो खेल है इसका बेनिफिशियरी इमरान खान खुद है। और यही इमरान खान था जिसने हमें यह बताया था कि एजेंसीज, कोई भी जो आपका इदारा है, वो आप पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आपकी ऑडियोज और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है और उसको ये राइट है। मंसूर अली खान के शो में ये बात उसने कही थी जी। तो अब ये चीजें आती हैं तो हमारी तरफ से तो कंडेमनेशन मैंने पहले कर दी है कि हमारे प्लेटफॉर्म से इस चीज को कंडेम किया जा रहा है। पहली बात कि किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब की वो क्या कहते हैं ना कि जो बात, कोई ऐसी बात दुनिया में है ही नहीं जिसका इमरान खान खुद कोई तोड़ ना दे। मतलब एक बात उसने की हुई है और वो उससे मुकर भी जाता है। मैं क्विकली ना एक चीज बता दूं कि जब भी हम लोगों से ये बात करते हैं कि यार अब जो है ना जमहूरी इक़्तिदार की नफ़ी हो रही है, डिक्टेटरशिप का माहौल पैदा किया जा रहा है और बंदों को जलील किया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं इसके खिलाफ लिखते। वो कहते कि हम इस पार्टी के लिए ज़रूर हमदर्दी करते, लेकिन अगर इसने अपने दौरे हुकूमत में ये काम ना किए होते, इन्होंने तारीख में सबसे ज़्यादा ये काम किए, सहाफ़ियों पे सबसे ज़्यादा कदरें इन्होंने लगाई, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के सबसे ज़्यादा खेल इन्होंने रचाया। और अभी जो बात कर रहे थे वीडियो लीक्स का ड्रामा सबसे ज़्यादा इन्होंने रचाया। और इसके बरक्स और ये तनकीद करने वालों को, आर्मी पर तनकीद करने वालों को अब खुद इनके बंदे पकड़े जा रहे हैं और ये सारा एक जो सिनेरियो बना हुआ है उसका ये सबसे ज़्यादा शिकार है। लेकिन ये इन लोगों के बयानियाँ ये थे कि आर्मी पर मतलब जो तनकीद करता है उसका माँ बाप पे वो ना एक वरहमज़दगी का जो है ना ताना दिया करते थे। अब वो ताने, अब वो दावे, अब वो सारी चीज़ें किधर हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मैंने भी आपको कहा है ये सारे इन चीज़ों के मुअज्जिज़ ये खुद हैं। लेकिन वो सारी जो चीज़ें इन्होंने ईजाद की थी, इनका इन्होंने सहारा लिया था, अब उन्हीं सहारों के तहत इनको गिराया जा रहा है और ये बड़ी बुरी तरह गिर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स को कंडेम करते हैं कि इखलाकी पुरअखलाक माशरों में ऐसा नहीं होता, सियासत ऐसे नहीं होती, माशरे ऐसे नहीं चलते। आप किसी को डिफीट करना चाहते हैं तो उसके लिए वोट है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई भी अच्छा तरीकाकार नहीं है। हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज फिर हस्बे साबित नेशनल प्रेस क्लब की तरसमाती कुर्सी पर बैठकर 2-3 जो परिंदे हैं वो महवे उड़ान हो गए हैं। तो अभी और कुछ का है कि 2-3 आने वाले हैं जी। कहाँ जाके सिलसिला रुकेगा, कहाँ ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जहांगीर तरीन अमली तौर पे सियासत में अब दोबारा मुतरक हो चुके हैं। तो आज एक खबर ये आई है कि जहांगीर तरीन ने बाकायदा तौर पे पार्टी लॉन्च करने का फैसला किया है और वो उस पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे, मतलब वो उस पार्टी को हेड करेंगे। ठीक है, तो अब ये बात जो है ये समझ आ रही है मुझे। जहाज तो पहले मशहूर है, जहाज पहले से मशहूर था। अभी मुल्तान का अगर आप एक चक्कर लगाएं तो वहां पे तो आई थिंक अब पीटीआई का ना सफाया दिन ब दिन होता जा रहा है। वो पीटीआई पंजाब का जो भी पंजाब का चक्कर लगाएगा ना जहाज, आधी पंजाब असेंबली को भर लाएगा। और उसने लास्ट टाइम भी यही किया था, लास्ट में भी ऐसे ही किया। अच्छा, तो अब इसमें जो फिरदौस आपा हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। यार उसका तो जो है ना पीटीआई को वाकई बड़ा बहुत दुख हुआ है। लॉस भी सबसे बड़ा वो ना, मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कि एक तो राजा रियाज के जाने का दुख हुआ था, दूसरा इसका फिरदौस। तो मैं समझ सकता हूँ इस बात। अच्छा, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि बाकी सबको ना वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख के दी जा रही थी, इसको किसी ने लिख के देने की भी जहमत नहीं वो, लेकिन उसका एक रिकॉर्ड है ना। जो फिरदौस आपा है वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ जो है इंफॉर्मेशन उसमें उन्होंने काम किया है, उनको पता है। अच्छा, उनको लिखना आता है, मतलब वजीर इतलात रही है ना वो, तो उनको बोलना तो आता ही है ऑब्वियसली, तो इसलिए फिर उनको लिखने। अच्छा, उसके बाद आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि ऑडियो लीक्स कमीशन जो है उस पर नोटिस लिया गया है और आई थिंक उस पर काफ़ी मुंह मारी हुई है अटॉर्नी जनरल की और चीफ जस्टिस की। क्या रुदाद है उसकी? आज चीफ जस्टिस साहब जो थे ना वो फुल अपना सामान पैक करके ना आए थे कि मैं आज अपनी सास का जो है ना तहफ़्फ़ुज़ वो मैं लेके आऊंगा, दिफाए सास का हक अदा करके रहूंगा। बिल्कुल।
और उन्होंने अपने तरफ से हर कोशिश की। अब आप ये देखें कि ये ना पाकिस्तान की तारीख में कोई अनोखे चीफ जस्टिस हैं कि एक कमीशन है, उसमें आपका घर का फर्द है। फॉर एग्जाम्पल मैं जज हूं और मेरे ही भाई का केस है, तो मुझे नहीं सुनना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ठीक है, तो मुझे नहीं सुनना चाहिए अगर मेरी इतनी इखलाकियात हैं तो। ठीक है, इवन तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट में जो है ना, जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें ये आता है कि आप किसी क्लाइंट के किसी दौर में वकील रहे हो, अब उसी क्लाइंट का आपके पास दोबारा केस आ गया तो आप नहीं फोन कर सकते। एग्जैक्टली अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो जो अटॉर्नी जनरल हैं अनवर मंसूर अमान, उन्होंने सवाल किया आते साथ ही, बल्कि खैर उन्होंने एतराज किया। उन्होंने कहा कि आप इस बेंच में नहीं बैठ सकते, और अगर तो चीफ जस्टिस के पास थोड़ी सी भी इखलाकी जुर्रत होती, उसका मुजाहिरा करते, तो वाकयातन उस एक जुमले के बाद उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्योंकि सास बचाओ तहरीक जो है वो एक अब अपने जोर शोर से जारी है, तो चीफ जस्टिस ने बाकायदा मुकालमा किया, और मुकालमा कोई आम से वर्ड में नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब बाकायदा गुस्से में आए। अच्छा, उन्होंने कहा आप बैठ जाएं, अब मुझे सुने, मैं तैयारी करके आया हूँ। अच्छा। ये पहला चीफ जस्टिस है जो ये बता रहे हैं एक अपने वकील को कि मैं तैयारी करके आया हूँ आज। हालांकि वे जजेस कहते हैं कि भाई तैयारी करके आए आज। ठीक है, तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर बताया कि जी कैसे नहीं सुन सकते आप, हमारी डोमेन में क्यों आ रहे हैं। तो अच्छा, तो फिर उस पर एक आईनी नुक्ता था, तो उस पर जब अनवर मंसूर अमान ने वो उठाया कि ये तो हुकूमत ने डिसाइड करना है कि कमीशन में कौन हो, ये वो, हाँ आपसे वो मुशावरत कर सकते हैं, ये एक रिवायत है, ये कानून या आइन नहीं है। तो उस वक्त पहले जो चीफ जस्टिस कहते थे आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी थी, अब रिवायात ने दस्तक दे दी है उनके सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, तो बात करने का ये मकसद है कि जो तहरीक इंसाफ या तहरीक साज जो चल रही थी, उसमें चीफ जस्टिस अभी तक भी समझते हैं कि मैं फूंक मारूंगा और वो एकदम से फिर गुब्बारा बन के उड़ सकती है, लेकिन नहीं, वो कहीं से पैगाम आ चुका है, तो आई थिंक वो उनको समझ आ जाएगा। हम बस इस पे इतनी बात करेंगे। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस के बस में नहीं था, वो खुद उठ के कटहरे में जाके इस चीज को डिफेंड करते। हाँ, वो कर सकते थे। और इसके अलावा उन्होंने काफी सारी वैसे बातें की थी। अब वो सारी बातें क्योंकि हम तो कहीं से हमारे जराई हमें बताते हैं, या हम अपने जो सीनियर साथी हैं जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो हम कोर्ट करते हैं, तो फिर हम उन्हीं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो खैर वो बातें फिर किसी और व्लॉग में। तो आप कुछ बताना चाह रहे थे फौजी ट्रायल के हवाले से, क्या है वो उसका सीन? अच्छा, फौजी ट्रायल के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि फौजी ट्रायल सर जो होता है ना, ये सर बहुत ही अनफेयर होता है, वेरी इनजस्टिस होता है। इसमें जो है वो जो मसूल होता है वो उसको वकील तक करने की इजाज़त नहीं होती, एक फ़ौजी वकील होता है। एक प्रेसिडेंस सेट हो जाती है उसमें। एक पेशावर में ना वो था, यानी ये दहशतगर्द टीटीपी के लोग थे, तो उन पे ये फौजी ट्रायल हुआ था। उसकी एक बड़ी ही भयानक मिसाल ये है कि वो कोई 20-25 लोग ना, तो उनका फौजी ट्रायल हुआ, तो उनका जो था ना एतराफ़ जुर्म, वो तकरीबन टेक्निकली सबका सेम था कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ मैंने वहाँ पे बम फोड़ा, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ मैंने वहाँ पे गोली चलाई, मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ मेरी गोली। और जो उसका वकील हायर किया था उनका, वो था लाहौर का, और वो बड़ा ही जूनियर वकील था, और उस बंदे को पश्तो नहीं आती थी। तो वो जितने बंदे थे ना 20 से 25, उनको उनमें से किसी को ठीक उर्दू और पंजाबी तो बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब कि आपके दरमियान बिल्कुल गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। आप किस तरह एक दूसरे वकील और जो क्लाइंट होता है उसका तो ये होना ही नहीं चाहिए। वो कैसे एक दूसरे को जो एक्सप्लेन कर सकेंगे। बगैर सेठ साहब थे चीफ जस्टिस, आई थिंक वो सुप्रीम कोर्ट जो पेशावर बेंच है ना उसके चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये केस मंगवा लिया। उनका ये तो वेरी अनफेयर, दिस इज वेरी इनजस्टिस, ये कैसे आप कर सकते हैं। और फेयर ट्रायल का मौका नहीं है। उस दूसरी बात कि ये 110% एक सिविलियन केसेस हैं, कोई ऐसी हाई क्लास टेररिज्म एक्टिविटी नहीं हुई इसमें। ठीक है, जस्ट उन्होंने एक सिविलियन प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ की है, जो कि उन्होंने नहीं करनी चाहिए। इनका ट्रायल होना चाहिए, इनको जेल में भी जाना चाहिए, इनको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन सिविल अदालतों में मिलनी चाहिए। ये हमारा वैसे शुरू से मौका, हाँ, शुरू से मौकफ है। और अगर ये हो गया तो ये
पहली बात ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गले पड़ेगा और ये ऐसी एक मिसाल सेट हो जाएगी जिससे बलूचिस्तान और केपीके के लोगों का मज़ीद इस्तेहसाल होगा, जो कि पहले से हो रहा है और इसमें से मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो हम इस प्लेटफॉर्म से फिर कहते हैं कि फ़ौजी ट्रायल नहीं होना चाहिए, इस जो है सिविलियन अदालतों में इन लोगों का केस चलना चाहिए।